हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन क्लास। बच्चों, कल हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था, अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका एक का मतलब क्या हो गया, वन के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ऐसी संख्याएं जिनका वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो ऐसी संख्याएं जिनका एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उनको आप सह अभाज्य संख्याएं कहती हैं। जैसे 2 और 3 को देखेंगे तो 2 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इक्वल टू एक 1 होता है और एक 2 होता है। 3 का करेंगे तो 1 होता है और 2 होता है। इसी ग्रुप में आप देखिए 5 को शामिल कर सकते हैं, तो 5 हो गया, 5 का क्या हो गया, 1 हो गया और 5 हो गया। तो जो संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें क्या होता है, 1 केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, 1 ही होता है, एक ही होता है कॉमन फैक्टर, उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। उन संख्याओं को आप सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्त्य। ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्त्य 1 होता है, उनको आप को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्याएं कहती हैं। आप देखना, जब आप कोई भी एग्जाम का पेपर खोलोगे तो आप देखेंगे ऐसी सह अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आ रखे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, एक ही कॉमन फैक्टर होता है। एक का मतलब यहाँ पे 1 से है, ठीक है। अब आप एक को 1 लो या एक को 1 कहो आप, तो एक जिसका कॉमन फैक्टर होता है उसको सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। या ऐसी संख्याएं जिनका HCF या महत्तम समापवर्त्य 1 होता है, उनको आप सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो आपके लिए काफी यूजफुल होंगी। सह अभाज्य संख्याओं का यूज कैसे किया जाता है उसको आप देखेंगे। उससे पहले आप एक विशेष नियम को लिखेंगे और वो विशेष नियम आपके लिए हमेशा काम आएगा, उसको आपने नोट करना है। तो सह अभाज्य संख्या की डेफिनेशंस आप पहले लिख लेंगे। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका केवल एक कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। या उसको आप कहेंगे जिनका HCF 1 आता है, जिनका HCF ओनली 1 होता है, उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 2 और 6 होगा तो 2 और 6 सह अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। आपके पास अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से बताइए कौन सी सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसे दे देगा, 2 6 दे देगा, 1 6 दे देगा, 1 6 दे दिया, 2 6 दे दिया, ठीक है, 5 6 दे दिया। तो आपको इसमें से बताना है कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सह अभाज्य संख्याओं में कई बच्चे सोचते हैं कि सह अभाज्य संख्या का मतलब यह है कि वो नंबर भी अभाज्य होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपसे पूछा गया इन जो ये ग्रुप्स आपके पास दिए गए हैं, इनमें से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्या है। इस क्वेश्चन को आप लिखिए, निम्नलिखित में से बताइए कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 का फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 1 आएगा 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 6 का करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा और क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो ये आपके गुणनखंड है, इनमें दो गुणनखंड आपके क्या है, कॉमन है।
उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें क्या होता है, सिर्फ एक ही गुणनखंड, मतलब एक ही कॉमन फैक्टर होता है, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। जैसे इनको देखिए, ये सह अभाज्य संख्या है, यह भी सह अभाज्य संख्या है। कैसे है, एक का तो एक ही होगा और 6 का 1 और 6 होगा, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर आया, उभयनिष्ठ गुणनखंड आया, वो 1 आया। तो इसका HCF कितना आया, इसका HCF भी 1 आया, इसलिए ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है। इन दोनों को देखेंगे तो ये इस 5 का क्या हो जाएगा, 1 into 5, और 6 का क्या हो जाएगा, 1 into 6। इसमें भी आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर आपका 1 आ रहा है, इसलिए ये और ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको सह अभाज्य संख्याएं पहचाननी आ गई होंगी। ऐसी संख्याएं जिनका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसको आप सह अभाज्य संख्या कहते हैं, या दूसरे शब्दों में आप कहेंगे ऐसी संख्याएं जिनमें क्या है, जिनका HCF 1 होता है उसको आप कहेंगे सह अभाज्य संख्या। अब इसके लिए एक विशेष नियम भी होता है। यदि कोई संख्याएं, ठीक है, इस नियम को आप लिख लेंगे। यदि आपके पास दो संख्या दी हुई है, A और B आपके पास दो संख्या दी हुई है, और दोनों संख्याएं यदि सह अभाज्य हैं, दोनों आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। क्या कहा मैंने, यदि आपके पास दो संख्याएं हैं, एक A है और एक B है, यदि ये दोनों आपस में सह अभाज्य है, यदि ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो जो इनका एक जो संख्या होगी, सपोज आपके पास एक संख्या C है, अगर ये सह अभाज्य संख्याएं हैं और ये दोनों संख्याएं इस C को विभक्त कर रही हैं, इस C को विभक्त कर रही हैं, तो इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल भी क्या करेगा, C को विभाजित करेगा। एक संख्या, आपके पास दो संख्याएं दी हुई हैं, इस नियम को आप लिख लेंगे, यह एक विशेष नियम है। यदि कोई संख्या A तथा B दोनों से पूर्णतया विभक्त है, यदि कोई संख्या C है, ठीक है, वह A तथा B दोनों से पूर्णतया विभक्त है। अब कंडीशन क्या है, A तथा B सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। यदि कोई संख्या C A तथा B दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभक्त है और A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो जो ये संख्या C है वह A और B के गुणनफल से भी क्या हो जाएंगी, पूर्णतया विभक्त होंगी। तो इस नियम को आप लिखिए, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यदि कोई संख्या A तथा B दोनों से पूर्णतया विभक्त होती है तथा A B सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो वह संख्या A B से भी पूर्णतया विभक्त होगी। तो इसको आप पहले समझिए। हमने क्या कहा, हमने कहा कोई संख्या C है, कोई संख्या आपके पास C है, ठीक है, ये आपके पास कोई संख्या C दी हुई है, आप इसको एग्जांपल से ही समझ लीजिए। C इक्वल टू है, अगर आपके पास C इक्वल टू 518 A और B, अब समझिए आप इसको, ठीक है। हमने कहा यदि कोई संख्या C है, यदि कोई संख्या आपके पास C है, यह जो संख्या C है वो A और B दोनों से पूर्णतया विभक्त है। विभाजन, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजन के नियम आपने कल पढ़ा था। कैसे विभक्त है आप इसको चेक करके देख सकते हैं कैसे विभक्त है। 3 से चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सारे अंकों का योगफल कर देंगे। इन अंकों को योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 और 8 और 6 14 और 21 और 27। तो 27/3 इक्वल टू 3 9 जा 27। और 11 से विभक्ति का नियम क्या है, सम जो विषम अंकों के, विषम स्थानों के जो अंक हैं, विषम स्थानों के अंक को 6 और 8 14 और 14 और 5 19, विषम स्थानों के अंक को और सम स्थानों के अंक को, सम स्थानों का अंक कितना है 7 - 1, 7 + 1, विषम स्थानों के अंकों का योग
और सम स्थानों के अंकों का योग जो आएगा उसके अंतर को जो उसका अंतर आएगा कितना आएगा 11 आएगा। तो जो इसका अंतर आएगा या तो वो 11 से विभक्त होना चाहिए, 11 से विभक्त होना चाहिए, या वह 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 11 आ रहा है, इसका मतलब जो इस संख्या C है ये 3 से भी विभाजित हो रही है और ये 11 से भी विभाजित हो रही है। तो आपसे विशेष नियम में ये कहा गया है कि यदि कोई संख्या C A तथा B दोनों संख्याओं से विभाजित हो रही है तो वह संख्या, उस संख्या का गुणनफल A इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 11 इक्वल टू 33। तो उस संख्या का जो गुणनफल होगा वह भी इस संख्या को पूर्ण विभाजित करेगा, लेकिन उस कंडीशन में करेगा जब A और B सह अभाज्य संख्याएं होंगी। अगर A और B सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी तो इनका गुणनफल इसको पूर्णतया विभाजित नहीं करेगा। पहले इस लाइन को समझिए, फिर उसके बाद दूसरा समझाते हैं। हमने कहा कि एक संख्या C है, वह संख्या A से भी पूर्णतया विभाजित है और वह संख्या B से भी पूर्णतया विभाजित है। अब कंडीशन है कि क्या यह संख्या आपके पास दी हुई है इन संख्याओं के गुणनफल से भी विभाजित होगी। तो होगी, किस स्थिति में होगी? जब A और B सह अभाज्य संख्याएं होंगी तब ये संख्याएं, इनका जो गुणनफल निकल के आएगा वो गुणनफल इस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा। यदि ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं है तो इनका गुणनफल इसको विभाजित नहीं करेगा। तो उसको भी हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे आपके पास A इक्वल टू 4, यहां पे देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल भी साथ साथ देख लीजिए। A इक्वल टू 4 है और B इक्वल टू 6 है। A इक्वल टू 4 है और B इक्वल टू 6 है। और हमारे पास एक संख्या आपके पास दी गई है, सपोज C एक संख्या है और यह 36 है। ठीक है, तो जो 36 है वो A से भी विभक्त हो रही है, B से भी विभक्त हो रही है, लेकिन यह संख्या 6 4 जा 24 से विभक्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 4 और 6 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये है कि कोई संख्या दी हुई संख्याओं से तभी विभाजित होगी, दी हुई संख्याओं के गुणनफल से तभी विभाजित होगी जब ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हों। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा, अगर यहाँ पे ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है तो ये अलग अलग तो इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, लेकिन इनका गुणनफल इसको डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ पे ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं, यहाँ पे ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इनका गुणनफल इसको क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो आप बिना भाग दिए बता सकते हैं कि ये संख्याएं इस संख्या का जो गुणनफल है वो इस संख्या को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखिए, उसी दशा में उन संख्याओं का गुणनफल आपका डिवाइड करेगा जब वे संख्याएं सह अभाज्य हों। जब तक वे संख्याएं सह अभाज्य नहीं होंगी तब तक वो पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं करेगा। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, बिना भाग दिए आप बताइए कि 407016 132 से पूर्णतया विभक्त है या नहीं है। 132 से पूर्णतया विभक्त है या नहीं, यह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, आयकर विभाग में पूछा गया था कि 467016 132 से पूर्णतया विभक्त है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 132 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा ये,
2 होगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 3, फिर 11 और फिर 11 और फिर 1। तो जो 132 है उसका हमने फैक्टराइजेशन किया तो क्या निकल के आया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 11, ये इसका 132 का फैक्टराइजेशन किया हमने। ठीक है, अब देखिए जो ये तीनों संख्याएं हैं, ये तीनों संख्याएं आपके पास हैं, ये तीनों संख्याएं आपस में को प्राइम नंबर से हैं, सह अभाज्य संख्या है। अब इनमें से इसको चेक करिए कि ये संख्याएं इसको विभक्त कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। यदि ये को प्राइम नंबर्स इसको पूर्णतया विभक्त करती हैं तो आप कह सकते हैं कि 132 भी इसको पूर्णतया विभक्त करेगा। क्यों कहेंगे, क्योंकि जो ए बी सी आपके पास नंबर्स हैं ये तीनों को प्राइम नंबर्स हैं। तो चेक करने के लिए 3 से आप चेक करोगे तो इन सबको प्लस करोगे और उसको 3 से डिवाइड कर दोगे। यदि वो पूरी बार कट जाता है तो आप कहेंगे कि वो 3 से डिवाइड होता है। 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट आपको देखने होते हैं और 11 से डिवाइड करने के लिए आपको जो इवन नंबर्स की वैल्यू होती है, जो आपकी सम संख्याओं के स्थान पे होते हैं जो अंक, ये देखिए ये है, ये है, ये है, इस तरह से, और जो विषम संख्याओं के स्थान पे अंक होते हैं तो सम संख्याओं के स्थान पर जो अंक होते हैं उनका योगफल, और जो विषम संख्या होती है, विषम स्थान पे जो संख्याएं होती अंक होते हैं उनका योगफल करके आप अंतर करके, यदि आपका 0 या 11 आता है या तो आपका 0 आना चाहिए या 11 से पूरी बार विभाजित होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि वो 11 से विभाजित होता है। इसके लिए हमने जो कल की क्लास ली थी उसमें हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको अच्छे से पढ़ाया था, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि कोई भी संख्या दी हुई संख्याओं से यदि विभक्त होती है, कोई भी संख्या दी हुई संख्याओं से यदि विभक्त होती है तो वह संख्या उन संख्याओं के गुणनफल से तभी पूर्ण रूप से विभाजित होगी जब ये दी हुई संख्याएं आपकी सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स हों। अगर यहां तक आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से आप एक क्वेश्चन और लिख लीजिए और इसको आप खुद से करके देखिए कि ये क्वेश्चन आपको आया या नहीं आया। क्वेश्चन है आपके पास 1818540 1818540 बिना भाग दिए आप बताइए कि 180 से विभक्त होगा या नहीं होगा। बिना भाग दिए बताना है, बिना भाग दिए बताइए कि यह 180 से पूर्ण विभक्त होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 180 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, उसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे और जो उसके गुणनखंड निकल के आएंगे आपके पास, जो प्राइम फैक्टर निकल के आएंगे, आप उनमें से देख सकते हैं अगर उनमें से प्रत्येक फैक्टर जो भी आपके पास फैक्टर आया, अगर वो फैक्टर इसको क्या कर रहा है, पूर्ण रूप से डिवाइड कर रहा है, तो आप कहेंगे कि तीनों जो हमारे पास सह अभाज्य संख्याएं हैं, यदि वो तीनों 3 4 जो भी सह अभाज्य संख्या आएंगी वो अगर इस संख्या को पूरी बार डिवाइड कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि जो 180 है वह भी इस संख्या को पूरी तरह से डिवाइड करेगा या विभक्त करेगा। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, इस क्वेश्चन को आप करके लाएंगे, कल की क्लास में चेक कराएंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे यह सीखा कि बिना भाग दिए हम बता सकते हैं कि कोई संख्या, अगर आपके पास ए बी सी आपके पास संख्याएं हैं और संख्या ए, संख्या बी और संख्या सी इस संख्या को पूर्ण रूप से विभक्त कर रही है, तो ए इंटू बी इंटू सी तीनों संख्याओं का गुणनफल उस दशा में इस संख्या को पूर्ण रूप से विभक्त करेगा जब वह तीनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हों। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सीखा।
इसी तरह से एक क्वेश्चन और लिख लीजिए 2179782। 2179782 66 से पूर्ण विभक्त है या नहीं। इसके लिए आपको बिना भाग दिए करना है, क्योंकि एग्जाम में अगर इतना लंबा चौड़ा आप भाग देने लगोगे तो काफी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए बिना भाग दिए आप बता सकते हो कि ये जो 66 है इसको पूर्ण विभक्त करता है या नहीं करता है। ठीक है, इसका आपने फैक्टर निकालने हैं और उसके बाद जब उसके प्राइम फैक्टर्स निकल जाएंगे, जो उसके प्राइम फैक्टर निकल के आएंगे, जो आपके पास अभाज्य गुणनखंड निकल के आएंगे, उनमें से आपने चेक करना है यदि वो अभाज्य गुणनखंड इसको पूर्ण रूप से विभक्त करते हैं तो आप कह सकते हैं कि वह अभाज्य गुणनखंड इसको पूर्ण रूप से विभक्त कर रहे हैं, इसलिए उनका जो गुणनफल होगा वह भी इस संख्या को पूर्ण रूप से विभक्त करेगा। अब कुछ बातें हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है, प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है, प्रत्येक n प्राकृत संख्याओं का योग इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 होता है, और प्रथम n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके सामने कुछ तथ्य लिखे गए हैं, जैसे प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब हो गया है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, उसको सम संख्या कहते हैं। तो किसी भी सम संख्या का आप वर्ग करोगे, आप 4 का वर्ग करके देख लीजिए, 4 का स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। इसी तरह से किसी भी इवन नंबर का, किसी भी सम संख्या का अगर आप स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे तो आपको सम संख्या ही प्राप्त होगी। और विषम संख्या का स्क्वायर करोगे, विषम संख्या का मतलब हो गया आपका ऑड नंबर। अगर आप किसी भी विषम संख्या का स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे तो आपको ऑड नंबर ही प्राप्त होगी, विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए भी बताया है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें करने हैं भी। जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब हो गया आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 सब नेचुरल नंबर होते हैं, जीरो को छोड़ करके। ठीक है, ये सब नेचुरल नंबर आते हैं। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, अगर आपको फर्स्ट n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है तो आपको n इंटू n प्लस 1/2 फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। और अगर आप प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना, सम संख्याओं का मतलब प्रथम n सम संख्याओं से मतलब ऐसा है जैसे 2 4 6 8 इस तरह से आपके पास n दिया है, या प्रथम अगर आपके पास दिया है प्रथम 5 सम संख्याओं का योग निकाले, तो प्रथम 5 सम संख्याओं का योग के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, तो प्रथम n सम संख्याओं का योग यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 1। ये आपका इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। और प्रथम n विषम संख्याओं का योग इक्वल टू होता है n स्क्वायर का मतलब हो गया जो आपके पास विषम संख्याएं होंगी। प्रथम n, अगर आपके पास पूछा गया प्रथम 3 विषम संख्याओं का आपको योग निकालना, तो प्रथम 3 विषम संख्याएं क्या होगी, 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। 5 और 3 8 और 1 9। तो प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग n इक्वल टू कितना आया 3 आया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो आपको कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड चलो हम क्वेश्चन करते हैं। इसको आप ऐसे ही नोट कर लेंगे कि जब सम संख्या होती है, सम संख्या का वर्ग करोगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी, और विषम संख्या का वर्ग करोगे तो विषम संख्या ही आपको प्राप्त होगी। अब ये जो फॉर्मूले हैं जो हमने यहाँ पे लिखे थे उनको अप्लाई करते हैं कि जो प्रथम जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब हो गया आपके जो नेचुरल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं आपके 1 2 3 4 5 और ये आगे चलते रहते हैं, इसमें जीरो नहीं होता है। अगर इसमें जीरो शामिल हो जाता है तो ये पूर्ण संख्याएं या होल नंबर बन जाती हैं। तो आपको कहा गया है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है प्रथम, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है प्रथम 5 प्राकृत संख्या का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए।
तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए आपसे कहा गया है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। तो यहां पे आप फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है, n 5 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 6/2, ये 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6/2 3, तो 5 3 जा 15। तो फर्स्ट जो 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका जो योग निकल के आया वो 15 आया। आप ऐसे करके देख लीजिए 1 2 3 4 और 5, यही तो 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं शुरू की। तो देखिए 5 और 4 9 12 13 14 और 15। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग कितना आया आपका 15 आया। इसको आप इस तरह से जोड़ेंगे तो पॉसिबल नहीं है। कभी यहाँ पे प्रथम 10 प्रथम 12 इस तरह से पूछा जाता है, तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 होता है। n की वैल्यू आपने यहाँ पे 5 दी है, तो n की वैल्यू आपने यहाँ पे 5 लिख ली। 6 दी होती तो आप 6 लिख लेते। तो इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। अब दूसरा था कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, ठीक है। अब यहाँ पे प्राकृत संख्याओं की जगह आप लिख सकते हो प्रथम 5 सम संख्याओं का योग। प्रथम 5 सम संख्याओं का योग आपको निकालना है। n की वैल्यू आपके पास 5 ही दी हुई है, तो प्रथम n सम संख्याओं का योग जब आप निकालते हैं तो n इंटू n प्लस 1 निकालते हो, यहाँ पे 2 हट जाता है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग प्रथम 5 सम संख्याओं का योग। सम संख्याएं कौन कौन सी होती है 5, 2 हो गया, 4 6 8 और 10। प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग किस तरह से निकालेंगे, n की वैल्यू 5 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 6 और 6 5 जा 30। अब आप इसको यहाँ पे ऐड करके देखिए, ये आपका 10 हो गया, 10 और 8 18 और 18 और 2 कितना हो गया 20 24 और 30। इस तरह से आपने देखा कि क्या हो गया आपका 30 आया। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का योग आपने यहाँ पे निकाला। प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको n इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। n की वैल्यू यहाँ पे 5 दे रखी है, तो आपने n की वैल्यू 5 लिख ली। यहाँ पे n की वैल्यू 5 थी, तो 5 प्लस 1 6 और 5 6 जा 30, ठीक है। इस तरह से आपने 5 सम संख्याओं का योग निकाला। इसी तरह से आप n विषम संख्याओं का योग निकालेंगे। n विषम संख्याओं का, अगर आपको प्रथम 5 यहाँ पे अगर विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याओं का मतलब हो गया है ऑड नंबर। विषम का मतलब ऑड होता है। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हो गई 1 3 5 7, आपसे 5 संख्याएं पूछी गई है तो 9, ये तीनों के ये सब क्या हो गए आपकी विषम संख्याएं होती। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग कितना होता है, ये होता है n स्क्वायर। क्या होता है n स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है 5 है, तो n स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग आपका 25 निकल के आया। प्रथम पूछा गया है, प्रथम का मतलब क्या होता है यहां से आपको चलना है। प्रथम 10 भी पूछेगा तो यहीं से चलना है, प्रथम 20 भी पूछेगा तो यहीं से चलना है, क्योंकि प्रथम का मतलब होता है फर्स्ट से आपको चलना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 25 आया, ठीक है। 9 और 7 16 और 16 और 5 21 और 21 24 और 25, ठीक है। तो ये 25 आपका यहाँ पे है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए आपने क्या करा n इंटू n प्लस 1/2 करा,
अगर प्राकृत संख्याएं आपको निकालनी है। प्रथम सम संख्याएं निकालनी है तो आपने निकाला n इंटू n प्लस 1, और प्रथम विषम संख्याएं निकालनी है तो आपने इसको सीधा n स्क्वायर कर दिया। तो इस प्रकार से आपने इन फॉर्मूलों को याद भी करना है, ये आपके सारे एग्जाम्स में भी आते हैं, इनको अप्लाई भी करना है, याद भी करना है, और अच्छे से अपने जो एक्सरसाइज में दूंगी उसको आपको घर से करके भी लानी है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद आप एक्सरसाइज कर लीजिए। एक्सरसाइज मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, बोर्ड पे ही लिख लेती हूँ, उसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, फिर घर से सॉल्व करिए। आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को मैंने पहले भी कराया है, फिर से आप इसको याद करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे कि हमने इसको किस तरह से किया था। ठीक है, ये अभाज्य जो संख्याएं होती हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं, उस तरह से आप इसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही काफी है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो आने वाली वीडियोज हैं उसको देखने के लिए आप बेल आइकॉन दबा सकते हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो आते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।